क्लास 10th चैप्टर हमारा पर्यावरण चैप्टर नंबर 13, उससे संबंधित जो मेन पॉइंट्स है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इन्हें पढ़ के जाइएगा। पहला हेडिंग अगर बात करें पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब किसी भी जीव के चारों ओर जो कुछ भी जैव अजैव घटक हैं उन्हें पर्यावरण कहते हैं। किसी भी जीव के चारों ओर जो भी जैव अजैव घटक है उन्हें पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण दिवस, विश्व का पर्यावरण दिवस 5 जून हर साल मनाया जाता है। और जैव घटक में क्या क्या दोस्तों आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे आसपास जानवर, पक्षी, वनस्पति, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अजैव घटक में एबायोटिक कंपोनेंट्स में पहाड़, जलाशय, कार, साइकिल, वायु, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, भूमि, ताप, वर्षा, पीएच वैल्यू, ये सब अजैव घटक है। वातावरण के 2 घटक होते हैं, जैव और अजैव। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। किसी भी पर्यावरण के 2 घटक हमने पढ़े, जैव अजैव घटक। ठीक, पर्यावरण का मतलब किसी जीव के चारों ओर जो भी जैव अजैव घटक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किसी पर्यावरण में अगर हम बात करें, कई पारितंत्र होते हैं। अब बात करते हैं पारितंत्र क्या होता है। तो देखिए, पारितंत्र अभी बताने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे वन का पारितंत्र, किसी वन का, फॉरेस्ट का पारितंत्र ये है। वन में क्या क्या होता है? सूर्य से पौधे भोजन बनाते हैं, पौधों को चींटी खा गई, चींटी को छिपकली खा गई, छिपकली को सांप, सांप को बाज, उनको अपघटक ने तोड़ दिया। छोटे छोटे खनिज पदार्थ ये अपघटक ने तोड़े, और जिससे कि बाज के शरीर में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको अकार्बनिक पदार्थ में बदल दिए। इसी तरह वन में दूसरा ये हो सकता है कि भाई सूर्य से पौधे भोजन बनाए, उनको गाय ने खाया, उसको शेर ने खाया, शेर मर गया तो उसको छोटे छोटे कवक और जीवाणु ने, अपघटक जीवों ने तोड़ दिया, खनिज में बदलकर मिट्टी में मिल गया। अब मिट्टी में विटामिन मिल गए, सारे मिनरल्स, और वो फिर से पौधे को मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरा ये हो सकता है, सूरज से पौधे खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के लिए विटामिन वो जो जीव मिल गए हैं मरने के बाद, वो जमीन से ले लेंगे। ये इनको, पौधे को शाकाहारी पक्षी खा लेंगे, इनको बाज खा लेंगे, इनको फिर से अपघटक तोड़ देंगे, मिट्टी में बदल देंगे, मिट्टी में मिला देंगे सारे खनिज जो भी इनके शरीर में थे मरने के बाद। तो ये हो गया वन का पारितंत्र। क्या हमारे आसपास केवल वन ही हो सकता है? नहीं, घास का मैदान भी हो सकता है दोस्तों। तो ये हमारे पर्यावरण में कई पारितंत्र हो सकते हैं। जैसे वन का पारितंत्र, ऐसे ही घास का पारितंत्र हो सकता है। घास का पारितंत्र ऐसा हो सकता है भाई, घास का पारितंत्र ऐसा है कि भाई आसपास घास है, ज़्यादातर वृक्ष कम है, घास झाड़ियाँ हैं, उनको गाय खा ली, गाय को भेड़िया खा गया, भेड़िया को शेर खा गया, शेर को जो है छोटे छोटे कवक जीवाणु खा गए, उनको सरल पदार्थों में तोड़ दिए, वो फिर से मिट्टी में मिल गए, जिससे पौधे फिर खाना बना रहे हैं उन्हीं जमीन से लेकर उनको। ठीक है, तो एक पर्यावरण में बहुत सारे पारितंत्र होते हैं। जैसे नदी का पारितंत्र बात करें, नदी में तैरने वाले छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो सूरज से खाना बनाते हैं। कुछ जल में डूबे हुए पौधे होते हैं, जल निमग्न पौधे। कुछ सिंघाड़े जो ऊपर तैरते रहते हैं, इनको खा गए, कीटों के लार्वा ने खा लिया, ये लीना ने खा गया, इनको खा गई छोटी मछलियाँ, इनको खा गई बड़ी मछलियाँ। तो ये नदी का पारितंत्र है। तो पारितंत्र अब आपको समझ में हल्का हल्का आ रहा होगा। एक पर्यावरण में कई पारितंत्र हो सकते हैं। पारितंत्र का मतलब क्या है? अगर जैव घटक का ऐसा समुदाय लिया जाए जो आपस में तथा अपने पर्यावरण के अजैव घटक के साथ इस तरह से क्रिया करके रह रहे हो कि दोनों आपस में पदार्थों का क्या कर सकें, आदान प्रदान कर सकें, तब ये जैव अजैव घटकों का संपूर्ण तंत्र कहलाता है पारितंत्र। उदाहरण के तौर पर, जैसे ये जैव घटक है, देखिए ये जैव घटक है, पौधे, चींटी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब जैव घटक है। और ये सूर्य क्या है? अजैव घटक। अब हमने देखा इस पारितंत्र में जैव घटक, यहाँ से लेके पौधे से लेके कवक और जीवाणु तक ये जैव घटक, और ये सूर्य अजैव घटक, ये सब आपस में इस तरह से रह रहे हैं कि एक दूसरे के द्वारा जो है पदार्थ का आदान प्रदान कर रहे हैं। खनिज, मिट्टी जो है क्या है? अजैव घटक। तो ये सारे जैव घटक और ये आसपास के अजैव घटक, सूर्य और मिट्टी अजैव घटक हैं ये दोनों। ठीक है, ये दोनों अजैव घटक हैं। इनसे क्रिया इस तरह से कर रहे हैं कि
जैव घटकों का पदार्थ किस में मिल जा रहा है, अजैव में आदान प्रदान हो रहा है, अजैव से फिर पौधे ले रहे हैं जैव, फिर उस तरह से उनका जीवन चल रहा है। तो इस तरह से पारितंत्र आपका प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है। तो पारितंत्र की अगर परिभाषा पूछी जाए तो अगर जैव घटक का ऐसा समुदाय जो कि अपने आसपास के अजैव घटकों के साथ इस तरह से क्रिया करे कि दोनों आपस में पदार्थों का आदान प्रदान कर सकें, तब ये जैव तथा अजैव घटक का संपूर्ण तंत्र एक पारितंत्र कहलाएगा। तो ये हो गया एक पारितंत्र। ऐसे ही हम वन का पारितंत्र के अलावा घास का पारितंत्र हो सकता है, ऐसे ही नदी समुद्र तालाब का पारितंत्र हो सकता है हमारे आसपास। तो एक पर्यावरण में कई पारितंत्र हो सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो पारितंत्र इस तरह से खत्म हो गया। ठीक है। पारितंत्र का मतलब जैव अजैव घटक इस तरह से आपस में रहे कि एक दूसरे में पदार्थ का आदान प्रदान हो सके और एक दूसरे का अस्तित्व बना रहे। समझ में आ गया। उसे पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं आगे। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। प्राकृतिक पारितंत्र का मतलब जो पारितंत्र प्रकृति द्वारा स्वतः अपना अस्तित्व बनाए के रखता है, उसमें मनुष्य की आवश्यकता ही नहीं, वो सेल्फ मेंटेन्ड होता है प्रकृति के द्वारा। और दूसरा पारितंत्र होता है कृत्रिम पारितंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिनमें पारितंत्र में अस्तित्व में बने रहने के लिए मनुष्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, प्रयास की आवश्यकता होती है, उसे कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। आइए इनके उदाहरण देखते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र क्या क्या है, जैसे रेगिस्तान, घास के मैदान, वन, पर्वत, नदी, तालाब, झील, समुद्र। और कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण घास के खेत, बगीचा, पार्क, ये सब मनुष्यों ने बनाया। जल जीवशाला, पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन, जीव चिड़ियाघर, जू, ये सब कृत्रिम पारितंत्र है। बात समझ में आ रहा है। ठीक। अब आप बताइए, ये जो प्राकृतिक पारितंत्र है, इनको मेंटेन करने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, आपस में अपने आप एग्जिस्टेंस बना रहेगा इनका। इनमें जो चक्र है, जीवों का श्रृंखला है, वो अपने आप चलता रहेगा, एग्जिस्टेंस में बने रहेंगे। लेकिन इनमें अगर आप जब बात करिए एक्वेरियम में, जैसे अगर आप मछली पालन कर रहे हैं, ठीक है, एक्वेरियम में अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया, साफ सफाई नहीं किया, तो मछलियां मर जाएंगी, क्योंकि मछलियों का जो वेस्ट होता है वो प्रॉपर वहाँ पे अपघटक की कमी होती है, अपघटक उनको तोड़ नहीं पाएंगे और जहर बन जाएगा अंदर, उससे एक्वेरियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें साफ सफाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही जू में लिमिटेड चीज़ें इनमें चूंकि रहती हैं, सीमित चीज़ें रहती हैं, इसलिए इसे हमें प्रयास करना पड़ता है मेंटेन करने के लिए। ये है कृत्रिम पारितंत्र। समझ में आ गया। इनमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस तरह से दो तरह के हो गए आपके पारितंत्र, आपने देख लिया। आगे चलते हैं। पारितंत्र के दो तरह के घटक होते हैं, एक जैव घटक, अजैव घटक। जैसे पर्यावरण के दो घटक हैं, वही सेम घटक पारितंत्र में भी होते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। अजैव घटक क्या क्या होते हैं, पहाड़, जलाशय, वायु, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, ताप, वर्षा, पीएच वैल्यू मिट्टी की। जैव घटक पारितंत्र में अगर हम बात करें, कोई एक पारितंत्र उठा लीजिए, जैसे वन का पारितंत्र अभी हमने देखा था। वन में ये एक पारितंत्र है। वन का पारितंत्र में बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाएं, एक ये खाद्य श्रृंखला है, ये दूसरी खाद्य श्रृंखला है, ये तीसरी खाद्य श्रृंखला है। एक पारितंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं और एक पर्यावरण में कई पारितंत्र हो सकते हैं। एक पर्यावरण में कई पारितंत्र होते हैं, एक पारितंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। किसी पर्यावरण में कई पारितंत्र हो सकते हैं, जैसे हमारे आसपास वन का पारितंत्र, घास के मैदान का अलग पारितंत्र है, नदी तालाब का अलग पारितंत्र है, रेगिस्तान का अलग पारितंत्र है। लेकिन अगर हम कहें एक पारितंत्र के अंदर अगर आप देखें तो कई खाद्य की श्रृंखला होती है, चेन होती है, फूड चेन। ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे किसी पारितंत्र में दो तरह के घटक होते हैं, जैव अजैव। अभी यहाँ पे बात करते हैं वन के पारितंत्र की। ध्यान से देखिएगा, वन का जो पारितंत्र है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जैव घटक हैं और मिट्टी और सूर्य ये दोनों अजैव घटक हैं। इसी तरह इस वाले में भी, इस पारितंत्र में कहीं भी कोई खाद्य श्रृंखला लेंगे, दो ही घटक आपको मिलेंगे, एक जैव घटक, एक अजैव घटक। जैव घटक तीन तरह के होते हैं। जैव घटक तीन तरह के हो सकते हैं।
उत्पादक जिसे आप स्वपोषी कहते हैं, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा होता है अपघटक। जैव घटक 3 तरह के होते हैं। आइए पहले उदाहरण से समझिए। जैसे वन का हम बात करें, वन की बात करें तो वन में ये देखिए आप, यहाँ पर है उत्पादक, ठीक है। वन में यहीं पे बात कर लेते हैं। आइए देखिए, ये ज़्यादा समझ में आ रहा है आपको। ये है उत्पादक, यहाँ से लेके यहाँ तक जैव घटक है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक जैव घटक है, ठीक है। और ये सूर्य और मिट्टी क्या है, अजैव घटक। तो जैव घटक की हम बात कर रहे हैं। जैव घटक 3 तरह के होते हैं। ये है सबसे पहला वाला, जो क्या करता है, स्वयं से खाना बनाता है, इसे उत्पादक कहते हैं या स्वपोषी होते हैं। उत्पादक को खाने वाले जो होते हैं वे होते हैं, उत्पादक को खाने वाले जो होते हैं वे होते हैं उपभोक्ता। तो ये है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के खाने वाले को कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। और द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले को कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर। इसको खाने वाला ये क्वार्टरनरी कंज्यूमर यानी चतुर्थक उपभोक्ता, ठीक है। इसके बाद आता है अपघटक। तो जैव घटक में अगर देखें तो 3 चीजें आपने देखा, पहला उत्पादक, ये और ये चारों आ जाएंगे उपभोक्ता में। और ये अपघटक क्या है, ये लास्ट में है जो तोड़ेगा, बाज के मरने के बाद उसे तोड़ देगा। तो जैव घटक 3 चीजों से मिलकर बना होता है। जैव घटक में पहला उत्पादक जो स्वपोषी स्वयं भोजन बनाते हैं, जो जीव सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और H2O से कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा और मंड का निर्माण करें, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। हरे पौधे, साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। अब बात करते हैं दूसरा उपभोक्ता। उपभोक्ता में अभी आपने देखा, उपभोक्ता आपको 3 तरह के, आपने 4 तरह के भी हो, 4 लेयर भी हो सकती है उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम। वैसे मैं बता दूं 4 या 5 से ज़्यादा उपभोक्ता नहीं हो सकते। उपभोक्ता के बाद क्या आएगा बेटा, अपघटक आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जो उत्पादक को खा जाए, जैसे गाय, बकरी, ये सब। द्वितीयक उपभोक्ता जो गाय को खा जाए, जैसे शेर खा जाए। तृतीयक उपभोक्ता हो सकता है शेर को कोई ना खा पाए, तो होएगा ही नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता अगर आपने ले लिया टिड्डी, द्वितीयक उपभोक्ता टिड्डी को खाने वाला मेढक, तृतीयक उपभोक्ता मेढक को खाने वाला सांप, और चतुर्थक उपभोक्ता सांप को खाने वाला कोई बाज, चतुर्थक उपभोक्ता हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपघटक की। अपघटक की जब बात करेंगे, अपघटक ये इस सैप्रोटॉपिक होते हैं, यानी मृतपोषी, यानी मरे हुए चीज़ों, मृत हो चुके जीव के अवशेष को तोड़ कर अपमार्जन करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को किस में तोड़ते हैं, सरल अकार्बनिक पदार्थों में, और वो मिट्टी में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा फिर से उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, इनके ना रहने पर, अगर अपघटक खत्म हो जाए, इनके ना रहने पर प्राकृतिक पुनः पूर्ति रुक जाएगी और पारितंत्र नष्ट हो जाएगा। इसीलिए पारितंत्र में सबसे मुख्य है अपघटक। यहाँ पर बात करते हैं, जैसे देखिए इधर ये है उत्पादक, ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और उनको डिकम्पोजर माने अपघटक ने तोड़ दिया और मिनरल्स H2O CO2 बन गया। कैल्शियम, फास्फोरस इनके शरीर में थे, सब मिट्टी में मिल गए। इनको पौधे वापस ले लिए और फिर से सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाएंगे। तो ठीक है, इस तरह से आपका पूरा पारितंत्र में आपने देखा। पारितंत्र में 2 घटक होते हैं, जैव, अजैव। जैव 3 तरह के होते हैं। उत्पादक जैव में 3 तरह के अवयव हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। आइए अब पारितंत्र की कार्यप्रणाली कैसे चलती है। कोई पारितंत्र, उसमें उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, उपभोक्ता पौधों को खा जाते हैं, उत्पादक को, और जानवरों को खाते हैं उपभोक्ता, एक जानवर दूसरे को खा जाएगा। इस तरह ऊर्जा का प्रवाह आगे जीवों में होता रहता है। और जो अपघटक हैं वो उपभोक्ता के मरने के बाद उनका अपमार्जन करके सरल पदार्थों में तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं और पौधों के लिए खनिज पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। अब एक बार एक समरी बना लिया जाए जरा। हम किसी पारितंत्र की बात करें तो पारितंत्र में 2 तरह के होते हैं। एक तो जैव घटक यहाँ से यहाँ तक,
ये जैव घटक है अपघटक तक, जैव घटक यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और मिट्टी और सूर्य हो गया अजैव घटक। तो किसी पारितंत्र में दो तरह के घटक हो गए। अब जैव घटक के दो प्रकार हैं, जैव घटक में पहला उत्पादक, ये उपभोक्ता 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 उपभोक्ता, और तीसरा है अपघटक। ठीक है, अब अगला पॉइंट बात करते हैं। ये जो पौधे हैं उत्पादक, इनका काम है अकार्बनिक को तोड़ के कार्बनिक में बदलना, जबकि अपघटक का काम है कार्बनिक को उल्टा तोड़ के अकार्बनिक में बदलना। और अकार्बनिक फिर से पौधे को मिलेगा, पौधे अकार्बनिक से कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे, उनको चींटी खाएंगी, या आगे चलेगा प्रोसेस। ठीक है, इस तरह से आपका ये सब खत्म। अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, क्यों तालाब और झील को साफ नहीं करना पड़ता जबकि जल जीवशाला को साफ करना पड़ता है। इसका रीजन ये है कि जल जीवशाला जो प्राकृतिक पारितंत्र है वो इनकम्प्लीट पारितंत्र है, इनकम्प्लीट कृत्रिम पारितंत्र होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण पारितंत्र होता है, क्योंकि उसमें जो होते हैं, जो अपघटक तोड़ने वाले होते हैं, मछलियों के मरने के बाद या उनके वेस्ट को तोड़ने वाले पदार्थ कम होते हैं, और जब वो टूटेंगे नहीं तो फिर से पौधों के लिए नहीं मिल पाएंगे और ये चक्र रुक जाएगा। समझ में आ गया। अब आते हैं फूड चेन। ठीक है, मेन याद रखिएगा, क्यों एक्वेरियम को साफ करने की ज़रूरत होती है जल जीवशाला, क्योंकि उसमें मात्रा डिकम्पोजर की, अपघटक की कम होती है। अपघटक की मात्रा क्या होती है बच्चों, अपघटक जैसे ये अपघटक कम ही रहेंगे उसमें जल जीवशाला में, तो वो मरे हुए मछली या मछली के जो गंदगी शरीर से निकल रही है उसको छोटे पदार्थों में तोड़ ही नहीं पाएंगे सारा कुछ, और पानी जहरीला हो जाएगा, इसलिए मछलियां मर जाएंगी, और मछलियां मर जाएंगी इसलिए साफ करना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, या आहार श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है जैव घटकों का, जीवों का एक रैखिक जो श्रृंखला होती है, जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है, एक जीव दूसरे जीव को उपभोग करता है, उसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला का मतलब है कि जीवित चीज़ों का ऐसा क्रम, जीवित जीवों का ऐसा क्रम जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम, उनसे बने हुए श्रृंखला को हम जीवित जीवों की ऐसी श्रृंखला जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे को भोजन बनाते हैं, और इस श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और इसमें प्रत्येक स्तर को कहते हैं पोषी स्तर, ट्रॉपिक लेवल। ये पहला ट्रॉपिक लेवल उत्पादक हो गया, पहला पोषी स्तर, उसको खाया पेड़ पौधे को, छोटे को हिरन ने, हिरन हो गया उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक पोषी स्तर, ये प्राथमिक है, सॉरी, ये द्वितीयक पोषी स्तर है, ये तृतीयक पोषी स्तर है। पहला प्राथमिक जो पोषी स्तर है वो उपभोक्ता, उत्पादक हो गया। दूसरा पोषी स्तर उपभोक्ता प्राथमिक वाला, तीसरा पोषी स्तर द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, इसी तरह से ये प्राथमिक पोषी स्तर जिसे आप कहेंगे उत्पादक, ये द्वितीयक पोषी स्तर जो प्राथमिक उपभोक्ता है, ये तृतीयक पोषी स्तर जो द्वितीयक उपभोक्ता है, ये तृतीयक उपभोक्ता लेकिन है ये चौथा पोषी स्तर, ये पांचवा पोषी स्तर। अब बात करते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में 4 या 5 से ज़्यादा पोषी स्तर नहीं हो सकते। इसका रीजन है ड्यू टू 10% एनर्जी लॉ ट्रांसफर, लॉ ऑफ 10% एनर्जी ट्रांसफर, 10% ऊर्जा हस्तांतरण के नियम के कारण 4 या 5 से ज़्यादा पोषी स्तर नहीं हो सकते। यहाँ देखिए कितने पोषी स्तर हैं, 1 2 3 4 5, 4 या 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका रीजन क्या है, जैसे मान लीजिए ये घास का मैदान, घास है, इनमें 10,000 जूल एनर्जी है, तो नियम कहता है कि इसका टिड्डी जब खाना खाएगी, घास खाएगी, तो इसके घास का केवल 10% एनर्जी इसको मिल पाएगा, यानी 10,000 का 10% मतलब 1,000 जूल एनर्जी। 1,000 जूल एनर्जी का आगे जब टिड्डे को सांप खाएगा तो इसका 10% उसको मिलेगा, यानी 1,000 का 10% मतलब 100 जूल एनर्जी, और 100 जूल का 10% बाज को मिलेगा 10 जूल। अब आगे मिलने के लिए बचा ही नहीं एनर्जी, यानी
आगे चेन ये अब नहीं बन सकता, आगे पोषी स्तर अब नहीं बन सकता, 4 या 5 से ज़्यादा नहीं बन सकता, एनर्जी ट्रांसफ़र बहुत कम हो जाएगा। यही है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, यानी 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम, कि प्रत्येक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा 10% ही ट्रांसफ़र होती है। इसी कारण 4 या 5 पोषी स्तर से ज़्यादा पोषी स्तर नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, ये 4000 जूल एनर्जी है घास के पास, और रैबिट है, रैबिट को खाने वाला ईगल है, तो ईगल को कितनी एनर्जी कंज्यूम करने को मिलेगी? बहुत आसान है ये बताना। 4000 का यहाँ 10% यानी 400 जूल एनर्जी, और इसको कितना मिलेगी? इसका 10% यानी 40 जूल एनर्जी। ठीक है, अब आते हैं आगे। खाद्य जाल किसे कहते हैं? देखो बहुत आसान है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जा सकता है। जैसे ये नहीं कह सकती खरगोश, ये नहीं कह सकता कि मुझे केवल जो है भेड़िया खाएगा और मैं किसी के द्वारा नहीं खाया जा सकता, गलत बात है। खरगोश को तो शेर भी खा सकता है, जैसे अभी बात हम करें कि मेढक को केवल सांप ही खा सकता है, नहीं। मेढक कह दे कि केवल हमें सांप खा सकता है, नहीं। मेढक को तो आप देख सकते हो बाज भी खा सकता है या गिद्ध भी खा सकता है। ठीक है, तो आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जा सकता है। ठीक है, अतः एक आहार श्रृंखला का अगर हम बात करें, जैसे एक आहार श्रृंखला की बात करें, उसके जीव दूसरी आहार श्रृंखला के जीव के रूप में भी उपस्थित हो सकते हैं। जैसे अगर हम एक आहार श्रृंखला ये लेते हैं, यहाँ से देखें, ये घास को मेढक ने खाया, या टिड्डी घास को टिड्डी ने खाया, टिड्डी को मेढक ने खाया, या चिड़िया ने खाया, चिड़िया को सांप ने खाया, और सांप को बाज ने खाया। ठीक, अगर ये हम एक आहार श्रृंखला लेते हैं तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं बात। जैसे हम बात करते हैं आपसे, मान लीजिए ये घास है, घास को टिड्डी ने खाया, टिड्डी को मेढक ने खाया, मेढक को गिद्ध ने खा लिया। ठीक, ये एक फूड चेन हो गई, एक खाद्य श्रृंखला। अब यहीं से एक दूसरी खाद्य श्रृंखला ऐसे भी बन सकती है, घास को टिड्डी ने खाया, टिड्डी को मेढक ने खाया, मेढक को आपका जो है गिद्ध खा गया। ठीक है, मेढक को सांप खाया, और एक सांप खाया और सांप को बाज खा गया। ठीक है, एक ही जीव कई शामिल हो सकता है, कई खाद्य श्रृंखलाओं में शामिल हो सकता है। यहाँ पर इस तरह से हमने देखा, जैसे मान लीजिए ये कोई वृक्ष है, उसको चूहे ने खाया। ठीक, अब चूहे को सांप भी खा सकता है, चूहे को बिल्ली भी खा सकती है। ठीक है, और अब ये चूहा कई खाद्य श्रृंखलाओं में शेयर हो रहा है। तो इस तरह से कई आहार श्रृंखलाएं एक जाल का निर्माण कर रही हैं, इसे ही खाद्य जाल कहते हैं। जब कई आहार श्रृंखलाएं एक जाल का निर्माण करती हैं, उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, इसका रीजन ये है, कई आहार श्रृंखलाएं क्यों एक जाल बनाती हैं? क्योंकि एक जीव कई जीवों द्वारा खाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। खाद्य श्रृंखला एक रैखिक अनुक्रम है, एक रेखीय श्रृंखला होती है, जबकि खाद्य जाल कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल है। इसमें एक खाद्य श्रृंखला होती है, इसमें कई खाद्य श्रृंखला होती है। इसमें एक समूह का एक जीव अगर समाप्त हो जाए तो पूरी श्रृंखला नष्ट हो जाएगी, इसमें ऐसा नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये है खाद्य श्रृंखला पूरी। ठीक है, इस खाद्य श्रृंखला में अगर कोई एक बात करें जीव नष्ट हो जाए, जैसे चूहा नष्ट हो जाए, तो ये बताओ, ये इस पेड़ को खाने वाला खरगोश भी तो है, और खरगोश को खाने वाला भेड़िया है, भेड़िया को खाने वाला शेर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर खरगोश खत्म हो जाए तो अब बताओ भेड़िया क्या खाएगा? भेड़िया भाई चूहा भी खा सकता है, भेड़िया जो है कुछ और खा सकता है। ऐसा नहीं है कि खरगोश खत्म हो गया तो ये खाद्य जाल ही खत्म हो जाएगा, नहीं। जबकि खाद्य श्रृंखला ये वाली खत्म हो जाएगी, भाई खरगोश खत्म हो गया तो ये वाली खाद्य श्रृंखला खत्म हो जाएगी। यहाँ पर बात करें, जैसे अभी हम
बीच में ये कीड़े खत्म हो जाएं, ये जो भी हैं छोटे छोटे कीड़े ये खत्म हो जाएं, तो ये वाली खाद्य श्रृंखला जो कि कीड़े, चिड़िया, सांप, बाज, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इन कीड़ों के खत्म हो जाने के बावजूद आप देखिए खाद्य जाल तब भी बना रहेगा। इसको खाने वाला चूहा, चूहा को खाने वाला सांप, सांप को खाने वाला बाज, तो इस तरह का खाद्य जाल बना रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है, खाद्य जाल में ऐसा नहीं होता है। पूछा गया है खाद्य श्रृंखला में अगर एक समूह के जीव नष्ट हो जाएं तो सभी पोषी स्तर पर क्या समान प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है नहीं। जैसे अगर इसमें मान लीजिए पेड़ को खाने वाला, वृक्ष को, पौधे को खाने वाला बकरी, बकरी को खाने वाला शेर, कह रहा है अगर एक समूह का जीव जैसे बकरी नष्ट हो जाए, खत्म ही हो जाए, तो क्या सभी पोषी स्तर पर समान प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है नहीं, किसी पे ज़्यादा पड़ेगा, किसी पे कम। जैसे बकरी नष्ट हो जाए तो शेर की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जबकि पौधों की संख्या बढ़ जाएगी। इस पे बढ़ रहा है, इन पे घट रहा है। अब पढ़ते हैं जैव आवर्धन किसे कहते हैं। फसलों को रोग और कीड़ों से बचाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? रसायन और कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिससे ये कभी कभी बहकर मिट्टी, कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी में जाएगा ही, और मिट्टी से बहकर वो जल में चले जाते हैं, जिससे पौधे मिट्टी से जल तथा खनिजों के साथ साथ इन पदार्थों को भी सोख लेते हैं। क्योंकि ये पदार्थ फसलों को रोग और कीड़ों से बचाने के लिए जब हम रसायन का छिड़काव करते हैं, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तो ये जमीन में, मिट्टी में जाते हैं, और मिट्टी के द्वारा ये जल में, नीचे जल में, मिट्टी में अंदर चले जाते हैं, जल में चले जाते हैं, मिट्टी में भी जा सकते हैं। अब पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से मिनरल्स के साथ साथ इन रसायनों और जल के साथ साथ भी इन रसायनों को दोनों तरीके से अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार फैक्ट्री से निकलने वाले रसायन जलीय जीवों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। पौधे द्वारा तो ग्रहण ही किए जाते हैं, फैक्ट्री से निकलने वाले जो रसायन होते हैं वो जलीय जीवों द्वारा भी ग्रहण कर लिए जाते हैं। और यह हमारी जानकारी के बिना ही आहार श्रृंखला के नीचे स्तर से पोषी स्तरों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। भाई हम पौधों को खाएंगे, या पौधे को बकरी ने खाया, किसी बकरी को जो है भाई कोई आदमी ने खा लिया। ठीक है, अब चूंकि मनुष्य हमेशा शीर्ष स्तर पर होता है, आहार श्रृंखला के शीर्ष स्तर पर होता है, इसलिए सर्वाधिक रसायन किसके शरीर में एकत्र होगा? मनुष्य के। कैसे? देखिए, मान लीजिए एक फैक्ट्री से जो रसायन निकले वो सब पानी में जाके मिलेंगे। पानी में जो वृक्ष है उसने रसायन को लिया, अपने पास अवशोषित किया, उस पौधे को छोटी मछली ने खाया। अब इसके शरीर में छोटी मछली एक ही पौधा खाएगी? नहीं, बहुत सारे पौधों को खाएगी, तो इसके शरीर में बहुत सारे रसायन एकत्र होते जाएंगे। इस छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, अब क्या एक ही छोटी मछली को खाएगी? नहीं, बहुत सारी मछलियों को खाकर ये बनी हुई है, तो इसके शरीर में कई सालों में, कई वर्षों में बहुत सारे जहर, रसायन एकत्र हो जाएंगे। इसको अचानक से एक ही दिन में कोई व्यक्ति आया, खा लिया, तो इसके शरीर में अचानक से रासायनिक या कीटनाशक बढ़ जाएंगे। यानी इधर से इधर जाने पर जो सांद्रण है रसायन और कीटनाशकों का बढ़ता जा रहा है, इसी को कहते हैं जैव आवर्धन। जैव आवर्धन का मतलब होता है आहार श्रृंखला में नीचे स्तर से ऊपरी स्तर पर जाने के समय जो रसायन और कीटनाशकों का सांद्रण होता है वो बढ़ता जाता है, इसी को कहते हैं जैव आवर्धन। ठीक है, इसका कारण क्या है? जितने भी हम कीटनाशक, डीडीटी मतलब डाइक्लोरो, डाइफेनिल, डाइक्लोरो एथेन, गैमेक्सिन, पेस्टिसाइड कीटनाशक, हैवी मेटल भारी धातुएं जैसे मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी वजह से ये पानी में मिल रहे हैं और ये सब नुकसान पहुंचाएंगे। गेहूं, चावल, सब्जी, फल आदि मांस में कीटनाशक का अवशिष्ट उपस्थित हो रहे हैं, इसी के कारण इन्हें जल से धोकर हम निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो गेहूं में अंदर ही आ गया है। वहीं बात करें अगर अनाज, फल, सब्जी जो भी खरीदते हैं, इन पे कई बार स्प्रे किया जाता है कीटनाशकों का, क्योंकि कीड़े ना लगे। इनको हम धुल के खाना चाहिए इसीलिए, ताकि ये हमारे शरीर में ना पहुंच पाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशीय होता है। ठीक है, दूसरा जैसे जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 4, किसी भी खाद्य श्रृंखला में 4 या 5 स्टेप होते हैं। ठीक है,
किसी खाद्य श्रृंखला में जो हाईएस्ट एनर्जी होता है वो पहले लेवल पर होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी उसको मिलती है फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पर, फर्स्ट पहले पोषीय स्तर पर, और सबसे कम एनर्जी किसको, अंतिम पोषीय स्तर पर। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन यानी सांद्रण बायो मैग्नीफाइड केमिकल का कहाँ होता है, लास्ट वाले के पास, और लोवेस्ट किसके पास होता है, सबसे कम कंसंट्रेशन जो कम कंसंट्रेशन कीटनाशकों का किसके पास होता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर। ठीक है, अब इसमें देखिए जरा क्वेश्चन पूछा है, ये एक फूड चेन दिया गया है, बताओ किसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंट फूड चेन कौन सा है, सबसे ज़्यादा बेस्ट फूड चेन कौन सा होगा। मैंने कहा था ना, जितना कम पोषीय स्तर होंगे उतने अच्छा फूड चेन होगा। इसमें 4 पोषीय स्तर है, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 4, तो ये सबसे बढ़िया पोषी स्तर ये वो माना जाएगा, सबसे बेस्ट फूड चेन माना जाएगा, क्योंकि 2 ही पोषी स्तर हैं। अब बात करते हैं ओजोन परत और उसका क्षय। सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भैया परमाणु 2 रूपों में प्रकृति में पाया जाता है, द्विपरमाणुक और त्रिपरमाणुक। द्विपरमाणुक ऑक्सीजन गैस जिसे हम सांस लेने में प्रयोग करते हैं, और ये हमारे वायुमंडल के निचली परत में है, निचली परत मतलब अभी बता रहा हूँ आपको। और एक है ओजोन जो कि 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना है, ये जहरीली होती है, ये ऊपरी परत में है, और ऊपरी परत में है समताप मंडल में। देखिए ये है पृथ्वी के पहला मंडल है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल 13 से लेके 50 किलोमीटर, ये है समताप मंडल यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आपको मंडल याद नहीं करने की जरूरत है, मध्य मंडल है, ताप मंडल है, वायुमंडल। जो ओजोन होता है वो इस समताप मंडल में है, जो ओजोन है वो इस समताप मंडल में है, और क्षोभ मंडल में ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, बट यहाँ सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, हम यहाँ सांस लेते हैं O2। अगर ओजोन आ जाए, ओजोन जहरीली होती है, उसे यहाँ अगर आ जाए तो मनुष्य मर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ओजोन परत और उसका क्षय आएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत क्या है बता दीजिएगा, ये वायुमंडल की ऊपरी परत समताप मंडल में पाया जाता है, निचली परत है क्षोभ मंडल, उससे ऊपरी परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का सूत्र होता है O3, जहरीली होती है, समताप मंडल में पाई जाती है। काम क्या है ओजोन का, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज को ये रोकती है। ठीक है, अगर ना रोके तो क्या हो जाएगा, मोतियाबिंद आँख में हो सकता है, स्किन में कैंसर, सनबर्न यानी स्किन लाल होकर जल सकती है। ठीक है, फसलों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से आती हैं, यूवी रेज, उनको ये ओजोन जो यहाँ पर है ये अवशोषित कर लेती है, रोक लेती है। इसलिए अगर ये यूवी रेज आ जाएंगे तो ये सब बीमारियाँ होंगी, जलीय जीवन पर प्रभाव, फसल पर प्रभाव, सनबर्न, स्किन कैंसर, मोतियाबिंद। इन किरणों को ओजोन रोकती है क्योंकि यह यूवी किरणों को सोख लेती है। अब ओजोन बनती कैसे है इस समताप मंडल में, ऐसे ऊपर से आती है यूवी रेज और यहाँ पर पाया जाता है O2। O2 से यूवी रेज रिएक्शन करती है और यूवी रेज O और O में तोड़ देती है। O2 का जो दूसरा अणु होगा उससे एक O मिलकर O3 बन जाता है, यहाँ पर O3 का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ओजोन का क्षय क्यों हो रहा है, उसका रीजन है अंटार्कटिका क्षेत्र के ऊपर ओजोन की परत में छोटा सा छेद हो गया। अंटार्कटिका के ऊपर यहाँ पर छोटा सा छेद हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ओजोन लेयर में यहाँ पर छोटा सा क्या हो गया है, पतला लेयर हो गया है। छिद्र मतलब पतला लेयर। क्यों हो गया है, और वहाँ से यूवी किरणें आके हमें नुकसान पहुँचा रही हैं। इसी को कहते हैं ओजोन परत का क्षय। इसका कारण क्या है, हम ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर, AC, अग्निशामक यंत्र हैं, जो आग बुझाने वाले यंत्र, शेविंग क्रीम, इन सब में पाया जाता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, ये ओजोन से ये इनमें पाया जाता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन से क्रिया कर लेता है। क्यों, क्योंकि CFC क्या बनाता है, क्लोरीन गैस, और क्लोरीन हल्का होके ऊपर उठता है ये क्लोरीन, और ये ओजोन से रिएक्शन कर लेता है और ओजोन खत्म हो रही है। इसीलिए बस यही वजह है, ये चारों में पाया जाता है CFC ओजोन से क्रिया कर लेती है। अब ओजोन के परत को बचाव के लिए 1987 में UNEP, याद रखना UNEP,
जरूर लिखना एग्जाम में। 1987 में यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा सीएफसी के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। मतलब इन सब में सीएफसी यूज हो रहा है, इनके उत्पादन पर रोक लगाई गई है। सीएफसी मिलाया जाता है रेफ्रिजरेटर में, ये गैस है, इसको अब उत्पादन कम किया जा रहा है। एसी में भी सीएफसी का यूज अब नहीं हो रहा है। अब लास्ट हेडिंग है कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। हमने अपने जीवन में दो तरह के पदार्थ उत्पादित करते हैं, उन्हें कुछ समय उपयोग के बाद फेंक देते हैं। पहला बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जैव निम्नीकरण पदार्थ, जिनको छोटे छोटे जीव छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, उन्हें जैव निम्नीकरण पदार्थ। और इन्हें नहीं तोड़ सकते तो अजैव निम्नीकरण पदार्थ। ये वातावरण के लिए इसीलिए सुरक्षित है, ये असुरक्षित है। ये थोड़े समय के लिए वातावरण में रहते हैं, ये ज़्यादा समय के लिए रहते हैं, जैसे ऊन, पेपर, फल, सब्जी, लकड़ी। और ये ज़्यादा समय तक कौन रहते हैं, जैसे प्लास्टिक संश्लेषित पदार्थ है, नायलॉन, ये सब डीडीटी जिसे दवाएं हैं, ये सब चांदी फॉयल, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, लोहे की किल, एल्युमिनियम की कैन, कोल्ड ड्रिंक में, ये सब डिग्रेड नहीं होते। मोबाइल के कई उपकरण जो भी मोबाइल बनाते समय यूज करते हैं, वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब कचरा प्रबंधन में आपको लिखना है, ये सब कचरा है, दोनों तरह के कचरे हम वेस्ट के रूप में फेंक रहे हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ भी, अजैव निम्नीकरण पदार्थ भी। अब इनमें प्रबंधन की विधियां, कचरा को प्रबंधन मतलब इनको मैनेज करना है, इनको हमें वातावरण में जाने से रोकना है, नहीं तो वातावरण को ये नुकसान पहुंचाएंगे। तो पहला तरीका है खाद बना लो। जो बायोडिग्रेडेबल है उन्हीं को खाद बना सकते हैं आप। तो खाद बनाकर जमीन में भरकर जलाकर राख कर दो। जैसे हॉस्पिटल में कई बार ब्लड है या तमाम ऐसे अपद्रव्य हैं जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं, उनको जलाकर राख कर देते हैं हम। जमीन में भरकर जैसे सब्जी है, फल है, इनको खाद बनाकर। सीवेज प्रबंधन, भाई सभी के घरों से जो भी गंदा पानी निकलता है, हम लोग गंदा पानी निकालते हैं, वो सब बायोगैस और खाद बनाकर यूज कर सकते हैं। रिसाइकल, जैसे अभी कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल है यानी अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, उनको हम RRR के कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हैं। रिसाइकल मतलब फिर से यूज करना, रिड्यूस माने इनका यूज कम से कम करो। रिसाइकल, रिड्यूस एंड एक और, सॉरी ये गलती हो गई, ये सब ठीक कर दे। रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज। रीयूज मतलब फिर से यूज कर लो, ठीक है, बार बार यूज करो। रिड्यूस इनका प्रयोग ही कम कर दो और रिसाइकल करके इनको यूज करो। प्लास्टिक यूज ना करें, स्टील ग्लास साथ में रखें। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है और आप सभी लोगों को बहुत सारा गुड लक। आप अच्छे से पेपर दीजिए, धन्यवाद। और इसका नोट्स मैं आपको व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।